हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल द करेंट वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी का लेसन 2, जिसका नाम है संपूर्ण हिमालय और सभी दर्रे। यानी कि पूरा संपूर्ण हिमालय इसमें हम डिस्कस करेंगे मैपिंग के जरिए से, और आपको सारा इसके कैसे क्रिएट हुआ हिमालय उसके बारे में भी बात करेंगे। गाइस बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, और गाइस प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन जो है पूरी तरीके से सारी नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो की पहुंचती रहें। गाइस पूरा हम जो है पूरी इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, बस आपका हमें साथ चाहिए। गाइस बेसिक वे से बात करेंगे, और जो वीडियो है वो यूपीएससी पीसीएस जैसे जो एसएससी में एग्जामिनेशन के थ्रू जो प्रश्न आते रहते हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे बीच बीच में, क्योंकि उनको भी मैंने बीच में रखा हुआ है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। सो गाइस सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हिमालयन माउंटेन रेंज। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के दौरान निर्मित नवीन वलित हिमालय पर्वत का एक ही भाग हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पे बात उठती है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होती है। सो गाइस आज से करोड़ों साल पहले हैरी हेस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक जो है सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि आज से करोड़ों साल पहले जो इंडियन प्लेट थी वो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, क्योंकि जैसा कि गाइस आप जानते हैं भारत का मैप इस प्रकार से बनता है, ठीक है। भारत का मैप जो है इस प्रकार से बनता है, और ये जो भारत का मैप है वो दक्षिण अफ्रीका से अलग हुआ है। अगर दक्षिण अफ्रीका से आप सटाएंगे जब भारत के मैप को, तो बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा। तो जैसा कि आप गाइस जानते हैं कि आज भी उत्तर की ओर हमारी सारी दुनिया बढ़ रही है। आज भी जो प्लेट हैं वो उत्तर की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है। तो उस समय क्या था कि भारतीय जो प्लेट थी, जो इंडियन प्लेट थी, वो उत्तर की जो यूरेशिया की प्लेट है, यानी कि जो रूस की प्लेट है, यूरेशिया, यूरोप और प्लस एशिया की जो प्लेट है वो इससे टकराई। तो हुआ क्या था, तो इससे टकराने के बाद में वो प्लेटें ऊपर निकलने लगी। लेकिन गाइस जो हैरी है से वो कहते हैं कि उस समय जो है आज जहाँ पे आज हमारा भारत देश है और जहाँ पे चीन है, उसके बीच में एक टेथिस नामक सागर था। टेथिस नामक सागर था, तो उस सागर में जब ये टकराई तो जो टेथिस सागर में मलबा जमा हुआ था नीचे, वो अवसादों के रूप में ऊपर आ गया, ठीक है, और जिसने एक अपार मात्रा में एक विशालकाय हिमालय का रूप ले लिया। तो यही हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, ठीक है। तो गाइस आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा हिमालय है वो टेरेसरी युग में निर्मित होने के कारण इससे नवीन बलित पर्वत के अपरदन प्रक्रिया के कम होने से भी जो है इसकी ऊंचाई अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो गाइस अल्पाइन हिमनदों से भारत की प्रमुख नदियां भी उद्गम होता है। मतलब यहाँ से क्या होता है, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। यह 5 लाख वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है गाइस। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यानी कि टोटल अगर किलोमीटर में लंबाई की बात करें हिमालय क्षेत्र की, तो पूरा 2500 किलोमीटर में हिमालय पर्वत फैला हुआ है, ठीक है। अगर हिमालय की बात करें तो गाइस हिमालय जो है पूर्व से पश्चिम में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी मानी जाती है, क्योंकि एंडीज, रॉकी, यूरॉल, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये सब उत्तर से दक्षिण में स्थित हैं। लेकिन जो हमारा हिमालय है वो कहीं ना कहीं पूर्व से पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सो इट इज़ द फंडा ऑफ हिमालयन जो है हिमालय का, ठीक है। सो गाइज आपको बताना चाहते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया, इसको 3 भागों में, ठीक है। अगर 3 भागों की बात करें तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। और इनकी जो है कई सारी श्रेणियां हैं। तो ट्रांस हिमालय की जो सबसे पहली श्रेणी है वो है काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर। और मुख्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो है महान श्रेणी, हिमाद्री ग्रेट, इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, मध्य, लघु, बस शिवालिक व उप जो है श्रेणियां बोलते हैं। पूर्वांचल की जो है पहाड़ियाँ, इसको जो है 3rd पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहली जो हमारी जो हिमालयन रेंज है वो है ट्रांस हिमालय। गाइस ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो जो यह भाग है वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, यानी कि जम्मू कश्मीर में यह भाग है, ठीक है। और तिब्बत में भी इसका काफ़ी भाग फैला हुआ है। मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस हिमालय में शुष्क परिस्थितियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ जो है पूरे बर्फ ढकी रहती है, जिससे यहाँ पर पेड़ पौधे घास फूस यहाँ पे मिलेगा ही नहीं आपको। पूरे बर्फ जो है बर्फ़ ही ढकी रहती है, क्योंकि उत्तर में है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। गाइज यहीं पर हमारे भारत देश की सबसे ऊंची जो चोटी वो केटू, जिसकी टोटल जो ऊंचाई वो है 8611 मीटर। वो कहीं और नहीं, वो केटू जो है ट्रांस हिमालय के थ्रू ही आती है, ठीक है। अब गाइस अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो जानते हैं, आपको पता ही होगा
कि हमने आपको बताया भी कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या होती है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या होती है। अगर मैपिंग की बात करें तो मैपिंग में यहाँ पे आप देखिए आके, ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय जो है पूरा जम्मू कश्मीर उत्तर की ओर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में पूर्वांचल पहाड़ियाँ इधर अरुणाचल प्रदेश में पूर्व की ओर हैं। उसके बाद में हमारा जो मुख्य हिमालय बीच में जो ग्रेट डिवाइडिंग, जो ग्रेट मतलब हिमालय बोला जाता है जिसमें माउंटेन एवरेस्ट आता है, वो यहाँ पर, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय है वो यहाँ पर बिल्कुल पीओके और सीओके यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पाया जाता है और तिब्बत तक फैला हुआ है ये। तो ट्रांस हिमालय में जो सबसे पहली हमारी श्रेणी है वो है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। और दूसरी जो हमारी जो श्रेणी है उसको बोलते हैं लद्दाख, और जो तीसरी है वो उसको बोलते हैं जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियाँ देखो मैप में बनी हुई हैं ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये 3 जो है श्रेणियाँ बनी हुई हैं। तो सबसे पहली हमारी श्रेणी जो है वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित सबसे लंबी व ऊंची चोटी श्रेणी काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू गार्डविन आइंस्टीन। देखिए केटू का सेकंड नाम है गार्डविन आइंस्टीन, आप याद रखना एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, ठीक है। गाइस काराकोरम की ऊंची श्रेणी होने के कारण यहाँ पर बहुत अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। वो ग्लेशियर निम्न है: सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बालतोरो ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर, ठीक है। जो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो विश्व की सबसे ऊंची युद्धभूमि मानी जाती है। सबसे विश्व का ऊंचा बॉर्डर जो है सियाचिन बॉर्डर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो भारतीय सेना है वो कार्यरत भी है, और सियाचिन हिमनद में नुब्रा घाटी पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो और भी एक हमारा ग्लेशियर वो जिसको बोलते हैं बियाफो ग्लेशियर, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर नुब्रा घाटी क्या होती है, ठीक है। तो नुब्रा घाटी की अगर बात हम करें तो नुब्रा घाटी जो है वो सिंधु नदी जो हमारी है उसकी सहायक नदी जो नुब्रा नदी है का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है। जो नुब्रा नदी है वो सियाचिन ग्लेशियर से उसका उद्गम होता है, इसलिए सियाचिन ग्लेशियर को भी कभी कभी नुब्रा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरी हमारी श्रेणी है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। ट्रांस की मध्य पर्वत श्रेणी लद्दाख को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो कैलाश पर्वत इसको कहते हैं। तथा कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी राका पोसी है। लद्दाख श्रेणी तथा काराकोरम श्रेणी के मध्य में स्थित लद्दाख का पठार भारत का सर्वोच्च पठार है, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर है, ठीक है। इसी ऊंचाई के होने के साथ ही साथ अतः पर्वतीय पठार होने के साथ यहाँ पर शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, और इस क्षेत्र में बहुत लबड़ी झील भी स्थित हैं। लद्दाख मरुस्थल भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाता है, जहाँ सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है बर्फ़ ही जमी रहती है, तो बारिश कहाँ से होगी। तो ये इसमें देखिए आप, ये हमारा केटू यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल बिल्कुल केटू जो है सीओके चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के पास में यहाँ पर जो हमारी जो है यहाँ पर हमारे ट्रांस हिमालय राज्य में है। उसके बाद में जो है हमारी ये लद्दाख का पठार है, ये लद्दाख का पठार यहाँ पर है, और ये सिंधु नदी बिल्कुल यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये सिंधु नदी निकलती है। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं जो तीसरी और लास्ट जो हमारी श्रेणी है वो है जास्कर पर्वत श्रेणी। यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। जास्कर श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य में सिंधु नदी गुजरती है। देखिए जास्कर पर्वत जो श्रेणी है वो यहाँ पर है, बिल्कुल जो है आपको बताइए मैप हमने बना रखा है छोटा सा, ये जास्कर श्रेणी है बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच में जास्कर श्रेणी यहाँ पर है, और यहाँ पर जो हमारी लद्दाख श्रेणी है उसके बीच में सिंधु नदी गुजरती हुई पाकिस्तान से होते हुए सीधे बे ऑफ बंगाल अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अब आता है हमारा जो दूसरा हमारा हिमालय है वो है मुख्य हिमालय, ठीक है। तो मुख्य अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश का यह भाग सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य तक फैला हुआ है। यह भाग अपने दोनों ओर सेंट्रिसल मोड यानी कि अक्ष संघी मोड यानी कि हैरी पिन मोड का निर्माण करता है, यानी कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक। इसका मतलब ये है इस भाग में 3 प्रमुख पर्वतीय श्रेणियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी पाई जाती हैं? जो सबसे पहली वो है महान हिमालय, बृहद ग्रेट हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय इसको भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इस श्रेणी की हम बात करें, ठीक है, तो इस श्रेणी की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली हमारी श्रेणी महान हिमालय और बृहद ग्रेट हिमाद्री हिमालय, यहाँ इसी श्रेणी के अंदर जो है माउंटेन एवरेस्ट बना हुआ है नेपाल के अंदर, ठीक है।
और नेपाल की ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। कहा जाता है आज भी सालों में सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ रही है माउंटेन एवरेस्ट की, क्योंकि जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं फिर ऊपर उठती हैं, इसी के रीज़न से। यह पर्वत श्रेणी मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं। यह पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत चोटी तक जो है 2400 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इस श्रेणी की चौड़ाई पश्चिम में अगर बात करें तो 400 किलोमीटर तथा पूर्व में 150 किलोमीटर है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ठीक है, ये रही हमारी मैपिंग। तो मैपिंग में आप यहाँ पर देख रहे हैं नंगा पर्वत देख रहे हैं। तो नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ पर पूरा अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक पूरी की पूरी जो है महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालयन फैला हुआ है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और साथ ही साथ इसकी बात करें तो साथ ही साथ यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी मानी जाती है। इस श्रेणी में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की जो है पाई जाती है। यह श्रेणी वर्ष भर हिमाच्छिद होने के साथ हिमांद्री भी कहलाती है। इस श्रेणी में बहुत से हिमनद यानी कि ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, पिंडारी ग्लेशियर होगा, मिलान हो गया, सतोपत हो गया। ठीक है, तो ये ग्लेशियर पाए जाते हैं इसमें। साथ ही साथ यह एक सतत श्रेणी भी है जिसमें बहुत से दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों को स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। ठीक है, ला कहते हैं। तो महान हिमालय में कुछ पाए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट हमारे जो दर्रे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे कहीं ना कहीं मैपिंग के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, मैपिंग के थ्रू बात करते हैं। जो सबसे पहला हमारा जो दर्रा है वो है बुर्जिला दर्रा। ठीक है, जो बुर्जिला दर्रा वो हमारा है वो कहीं ना कहीं श्रीनगर में स्थित है। तो श्रीनगर में जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर और गिलगित के मार्ग को जोड़ता है और यहीं से अक्सर पाकिस्तान से जो है घुसपैठ भी होती रहती है इसी बुर्जिला दर्रा के थ्रू। और जो हमारा सेकंड दर्रा है वो है बारालाचाला दर्रा। ठीक है, जो बारालाचाला दर्रा है वो लेह और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, वो लेह और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट थ्योरी थ्रू थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो जोजिला दर्रा है, देखिए बुर्जिला दर्रा है, उसके बारे में हमने बात की, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला है, यहाँ पर घुसपैठ भी होती रहती है। जो जोजिला दर्रा है यहाँ पर क्या होता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला मार्ग जो है 1D गुजरता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है, इसको याद रखना। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट जो तीसरा हमारा दर्रा है वो है शिपकिला दर्रा। जो ये शिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला जो है और यहीं से सतलज नदी द्वारा किए जाने के कारण यहीं पर जो सतलज नदी गुजरती है और इसी दर्रे में प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है। इस दर्रे का प्रयोग चीन के साथ व्यापार करने में किया जाता है। इसके बाद में आता है लिपुलेख दर्रा। जो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है। इसी के माध्यम से मानसरोवर की अक्सर यात्रा हमारे भारत के लोग किया करते हैं और इस दर्रे के माध्यम से चीन के साथ व्यापार होता है। उत्तराखंड में माना जाता है कि नीति अन्य दर्रे भी स्थित हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इतने ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले नाथुला दर्रे से प्राचीन रेशम मार्ग भी गुजरता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्राचीन रेशम मार्ग कहाँ से गुजरता है, तो आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं कि रेशम दर्रे से। हाल ही में इस दर्रे को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए खोला गया था, क्योंकि चीन के बीच में आज जैसा कि जानते हैं कि चीन से तनाव के कारण इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। ठीक है, परंतु कुछ समय पहले डोकलाम विवाद में इसको बंद कर दिया गया था और अभी भी इसको फिर से बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जलिपला दर्रा। तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला जलिपला दर्रा का प्रयोग चीन के व्यापार करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा मैप एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैप से हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है। ये मैप है और यहाँ पर ये दर्रे सभी बने हुए हैं। ठीक है, आप इसको हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट कर लें सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये हमारा गिलगित हो गया। ठीक है, ये श्रीनगर यानी कि जो बुर्जिला है वो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। जो बारालाचाला दर्रा है वो लेह और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। शिपकिला तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है और लिपुलेख उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ देता है। ठीक है, और जो जलेपला है, जो नाथुला है वो तिब्बत सिक्किम को जोड़ता है और जो बोमडिला है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। इसी प्रकार से लिंकेज है जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, अक्सर दर्रों से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी सेकंड जो हिमालयन श्रेणी है वो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें है क्या
कि मध्य हिमालय के जो स्थानीय नाम है कुछ राज्य जैसे कि जानते हैं कि भारत के राज्य इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो जो मध्य हिमालय है जम्मू कश्मीर का, इसको बोलते हैं पीर पंजाल हिमालय, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लोग बोलते हैं धौलाधार हिमालय। उत्तराखंड के बोलते हैं नागटीवा या फिर मसूरी हिमालय, ठीक है। नेपाल में बोलते हैं महाभारत हिमालय। सिक्किम में बोलते हैं डोकिया हिमालय। भूटान में बोलते हैं ब्लैक माउंटेन। और अरुणाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं इसको जो है मध्य हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर के रूप में 2400 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस पर्वत श्रेणी के प्रादेशिक नाम इस प्रकार से जिनको मैंने भी डिस्कस किया। एक बार इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए इसको। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल नाम से बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में नागटीवा, मसूरी, नेपाल में महाभारत, सिक्किम में डोकिया, भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से मैप बना लीजिए, क्योंकि ये जो श्रेणी वो इस प्रकार से फैली हुई है, जम्मू कश्मीर से ले करके पूरा इधर जो है अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है और साइड में जो है मुड़ जाती है म्यांमार के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और गाइस बताएं आपको, तो मध्य हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित बहुत सी घाटियां हैं। ये घाटियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम में ऑप्शन बना करके कई सारे हमको जो ऑप्शन मिला करके कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी पड़ती है। महान हिमालय और धौलाधार श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी पड़ती है। महान हिमालय और नागटीवा जो है श्रेणी के बीच में कांगड़ा घाटी मिलती है। महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में काठमांडू घाटी हमको मिलती है। इसको आप याद रखना, ठीक है गाइस। मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में बहुत से पर्यटक स्थल स्थित हैं, जैसे कि कुल्लू मनाली हो गया, मसूरी, धर्मशाला, नैनीताल आदि, जहाँ पर आप घूमने के लिए भी जाते हैं। कहा जाता है ठंडक में जो है बहुत सारे अक्सर इनके जो रूप होते हैं, इन पर्यटक स्थल के रूप बहुत ही सुहावने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है। मध्य हिमालय के सतत होने के कारण कुछ दर्रे यहाँ पर स्थित हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला दर्रा है बनिहाल दर्रा। जो बनिहाल दर्रा है वो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाले बनिहाल दर्रा है और यहाँ से NH1 एक मार्ग गुजरता है। भारत देश की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग इसी दर्रे से होकर के गुजरती है, ठीक गाइस। नेक्स्ट हमारा है पीर पंजाल दर्रा। श्रीनगर को आज़ाद कश्मीर यानी कि पीओके से जोड़ने वाले पीर पंजाल दर्रे से अक्सर घुसपैठ जैसी गतिविधियां होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे कांगड़ा घाटी का आप याद रखना, कांगड़ा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि नागटीवा का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मध्य हिमालय में ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के थोड़ा सा पिघल जाने पर जो है यहाँ पर क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमको देखने को मिलते हैं, जिनको उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्याला कहा जाता है। इन घास के मैदानों का उपयोग स्थानीय समुदाय के लोग अपने जानवरों को चराने में करते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन एक अक्सर यूपीएससी या फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋतु प्रवास होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, मान लीजिए यूपीएससी के, या फिर एग्जाम में पूछा जाए ऋतु प्रवास क्या, तो बताएंगे आप जम्मू कश्मीर की गुज्जर बकरवाल जैसी स्थानीय जनजातियाँ, गुज्जर बकरवाल जनजातियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, ऋतु परिवर्तन होने पर अपने पशुओं के साथ चारे तथा जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना, जो पलायन करते हैं उसको ऋतु प्रवास बोलते हैं। इसको आप याद रखना। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जनजातियों द्वारा पर्वतों की ओर प्रवास, जबकि शीत ऋतु में घाटी की ओर प्रवास करती रहती है। इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है करेबा। गाइस आप पूछ के देख लेना, करेबा कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन बहुत ही यूनिक है, एक शब्द छुपा हुआ है इसमें, पूरा जो है थ्योरी है। गाइस करेबा क्या होता है, करेबा होता है पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के समय कश्मीर घाटी में निर्मित अस्थायी झीलों के कालांतर में नदियों द्वारा अवसाद भर जाने के कारण झीलों के जल के मैदानों की ओर बह जाने पर अस्थायी झीलों के लुप्त होने के पश्चात इनमें पाए जाने वाले अवसाद करेबा अत्यधिक उपजाऊ अवसाद होने के कारण इनका उपयोग चावल तथा केसर की खेती में किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में करेबा वो होता है जो अवसादों में हिमनद अवसाद पाए जाते हैं, उनको करेबा कहते हैं। और जो जम्मू कश्मीर में झीलें पाई जाती है, हिमनद पाए जाते हैं, उनमें जो अवसाद होता है वो करेबा कहलाता है। इससे अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर केसर तथा चावल की खेती बहुत ही अच्छी की जाती है। जो हमारी थर्ड श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी। इसको आप याद रखना गाइस। मुख्य हिमालय की तीसरी प्रमुख श्रेणी शिवालिक की दक्षिणतम सीमा का निर्धारण 500 मीटर के सर्वोच्च रेखा के द्वारा किया गया है। शिवालिक की जो ऊंचाई है वो है 500 मीटर से 1500 मीटर के बीच में पाई जाती है। शिवालिक की ऊंचाई 10 किलोमीटर से लेकर के, शिवालिक की जो चौड़ाई है 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। गाइस शिवालिक श्रेणी के विभिन्न नाम निम्नलिखित हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियाँ बोलते हैं,
ठीक है। उत्तराखंड में इसको चूड़िया घाट बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दाफला मिसमी मीरी ओबोर बोलते हैं, ठीक है, और नेपाल में इसको चूड़िया बोलते हैं, उत्तराखंड में धाग व दुधबा बोलते हैं, ठीक है। गाइस शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी के निर्माण के समय मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच निर्मित कुछ अस्थायी झीलों के कालांतर में अवसाद भर जाने पर निर्मित समतल घाटियों को हिमालय के पश्चिम भाग में दून तथा पूर्वी भाग में द्वार कहते हैं, ठीक है। गाइस देहरादून हो गया और जो कोटली दून हो गया, पाटली दून, हरिद्वार और निहंग द्वार हो गया, ये सब शिवालिक श्रेणियों में बसे हुए हैं, ठीक है। इन घाटियों का उपयोग चावल की खेती में किया जाता है। जैसे कि दून द्वार क्या है अगर इसकी बात करें, या फिर चोस क्या होता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। तो गाइस पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवालिक श्रेणी पर मानसून के दौरान कुछ धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में घोष कहा जाता है, चोस कहा जाता है, सॉरी। यह धाराएं शिवालिक को अपरदित कर विभिन्न भागों में विभाजित कर देती हैं, ठीक है। इतना आप इसको याद रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारी सबसे जो लास्ट की जो हमारी श्रेणी आती है वो है पूर्वांचल पर्वत श्रेणी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्वांचल का मतलब होता है पूर्व दिशा। भारत की जो पूर्वी दिशा है वहाँ पर ये घाटियाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। पूर्वांचल उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियाँ सम्मिलित रूप से पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहलाती हैं। पूर्वांचल का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन बर्मा प्लेट, देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन जो गाइस भारत की जो प्लेट है वो उस करोड़ों साल पहले उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी, वो म्यांमार की जो प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट थी, वो इससे टकराई, जिससे इन पहाड़ियों, छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण हुआ। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। यह बालू पत्थर से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं। मानसून पवनों से इन पहाड़ियों पर भारी वर्षा होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर अत्यधिक जो है बारिश होती है, ठीक है, जैसा कि चेरापूंजी हो गया, और यहाँ पर 36 हॉट स्पॉट भी हैं दुनिया के, ठीक है, इनको भी आप याद रखना। सो गाइज अगर हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो हिमालय का विभाजन अलग अलग प्रादेशिक विभाजन के रूप में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर कश्मीर पंजाब है, कुमाऊँ यहाँ पर है, नेपाल है, असम है। तो जो कश्मीर पंजाब में 560 किलोमीटर है हिमालय, कुमाऊँ में 320 किलोमीटर, नेपाल में 800 किलोमीटर, असम में 720 किलोमीटर, टोटल मिला के 2400 किलोमीटर हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। और जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ उनको टोटल मिला करके 2500 किलोमीटर टोटल कर दिया गया है, ठीक है। गाइज यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो कश्मीर और पंजाब, अगर सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय, 560 किलोमीटर मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंधु व सतलज नदी के मध्य में 560 किलोमीटर दूरी में विस्तृत कश्मीर हिमालय जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय की ऊंचाई यहाँ से क्रमिक रूप से बढ़ने लगती है, क्योंकि दोस्तों हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय क्या है, पूर्व में ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ऊंचाई ज़्यादा है पूर्व में, लेकिन पश्चिम में जाते जाते यहाँ पर क्या है, ऊंचाई इसकी जो है कहीं ना कहीं बहुत, इसकी जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए यहाँ पर ऊंचाई कम पाई जाती है। तो ये जो श्रेणी है वो इस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया जो लगभग 250 से 400 किलोमीटर के बीच में है। इस भाग में जास्कर पीर पंजाल श्रेणी तथा जम्मू पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कुमाऊँ हिमालय। क्या होता है कुमाऊँ हिमालय? सतलज काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर की दूरी में मुख्यतः उत्तराखंड में विस्तृत कुमाऊँ हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल आदि हिमालय की मुख्य चोटियाँ पाई जाती हैं। मध्य हिमालय नागटीवा, शिवालिक हिमालय को धाग व दुधवा बोलते हैं। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। सो गाइस काली व तीस्ता नदी के मध्य में 800 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत नेपाल हिमालय में हिमालय की चौड़ाई अत्यधिक कम तथा सर्वाधिक ऊंचाई पाए जाने के कारण यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई टोटल है 8556 मीटर जैसी चोटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है चोटियाँ पाई जाती हैं हमारे नेपाल हिमालय में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है असम हिमालय। तो असम हिमालय जो है वो तीस्ता नदी व दियांग नदी के मध्य में 720 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत असम हिमालय में आकर हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से घटने के साथ ही चौड़ाई भी इसकी बहुत ही कम पाई जाती है। सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या इसके जो है एक्चुअल फैक्ट निकलते हैं हिमालय को हमने पढ़ा, क्या इसके पॉइंट निकलते हैं उनको डिस्कस करते हैं महत्व के रूप में, यानी कि हिमालय का महत्व क्या है। हिमालय पर्वत भारत को प्राकृतिक सीमा प्रदान करने के साथ साथ उपमहाद्वीप की संज्ञा देता है, साथ ही साथ चीन जैसे देशों से हमारे भारत देश की रक्षा करता है,
साइबेरिया से ठंडी आने वाली हवाओं को रोक करके हमारी जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु को बनाने में सहायता करता है। और जो साइबेरिया से खतरनाक जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको भी रोकता कहीं ना कहीं हिमालय। तीसरा पॉइंट है, भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है इससे, जिससे हमारी देश की सिंचाइयाँ हो जाती हैं, मृदा अपरदन रहता है, मिट्टी बहुत उपजाऊ रहती है, खेती अच्छी हो जाती है और इसी से गंगा यमुना जैसी उपजाऊ नदियाँ निकलती हैं जो हमारे देश को बहुत ही सुदृढ़ और अच्छा बनाती हैं। हिमालय पर्वत में स्थित केदारनाथ, बद्रीनाथ, बौद्ध मठ आदि बहुत से तीर्थ स्थलों के कारण इसका धार्मिक महत्व भी है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता बहुत पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है बर्फ़ पाई जाती है, जिससे पिकनिक स्पॉट के रूप में इसका प्रयोग बहुत ही अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ पाई जाती हैं जिनका प्रयोग आयुर्वेद के रूप में किया जाता है। पर्यटन उद्योग की दृष्टि से हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं जिनसे हमारी जो स्टेट हैं वो जो है कर लगा करके पैसा जो है कलेक्शन करते हैं जो हमारे देश के काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जलवायु की भिन्नता से प्राप्त वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय, उष्ण, शीतोष्ण, ध्रुवीय आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी हिमालय अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अतः भारत के लिए हिमालय पर्यावरणीय, आर्थिक, धार्मिक और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा हिमालय। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आप हिमालय समझ गए होंगे। गाइज़ हो सके इनका नोट्स बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे, बस आपका हमें साथ चाहिए। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को जो है लाइक करिए, व्यूज़ बढ़ाइए और सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, मैं आपको और भी अच्छा जो है इसके लिए और भी मैं अच्छे से इसके लिए आपके लिए वीडियोज़ बना सकूँ। सो गाइस उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जो करना। सो गाइस जय हिंद।